दोस्तों नमस्कार। एग्जाम कंकर चैनल पे आपका स्वागत है। मैं हूं केदारनाथ मिश्रा। कैसे हैं आप लोग? मजे में हैं ना? तो चलिए दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हम लोग आगामी असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा के लिए जीएस के प्रश्नों की पढ़ाई कर रहे हैं। उस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज फिर मैं आपके समक्ष पर्यावरण से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर उपस्थित हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे सिलेबस में जो जीएस के 30 प्रश्न आने हैं, उसमें से 5 प्रश्न मानव एवं पर्यावरण से संबंधित प्रश्न भी आने हैं। तो उसी टॉपिक से संबंधित प्रश्नों को लेकर मैं उपस्थित हूँ। आज के प्रश्नों की शुरुआत करने से पहले आपको यह बताना है कि अगर आपको इन तथ्यों की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लीजिए। उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, ठीक है। साथ ही अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर करिए। तो ज्यादा समय नहीं लूंगा, सीधे प्रश्नों पे चलते हैं। लेकिन आज हमारे क्विज का प्रश्न, सबसे पहले आप जानते हैं कि हम क्विज का प्रश्न पूछते हैं और हम बार बार आपको कह रहे हैं कि क्विज में हम ऐसे प्रश्नों को शामिल करते हैं जिनकी परीक्षा में पूछे जाने की संभावना 99.99% होती है, ठीक है ना। तो आप ऐसे प्रश्नों को नोट कर लीजिए और ऐसे प्रश्नों के आंसर देने का प्रयास जरूर करिए, ठीक है, ताकि वह प्रश्न जब दोबारा आपके समक्ष आ जाए तो आप उसे गलत न करें, ठीक है। तो चलिए आज के प्रश्नों को देख लेते हैं। क्विज का जो पहला प्रश्न आज हमारा है, सबसे पहले उसको देखते हैं। तो देखिए, क्विज का आज हमारा पहला प्रश्न है, पृथ्वी का सर्वाधिक क्या है? पृथ्वी का सर्वाधिक बृहद पारिस्थितिक तंत्र क्या है? पृथ्वी का सर्वाधिक बृहद पारिस्थितिक तंत्र, पारिस्थितिक तंत्र निम्नलिखित में से कौन है? निम्नलिखित में से कौन है? कौन है? ठीक है। तो आपको बताना है कि पृथ्वी का सर्वाधिक बृहद पारिस्थितिक तंत्र निम्न में से कौन है। ऑप्शन दे देते हैं, थोड़ा सा इससे आपको आसानी होगी। ऑप्शन ए है, देखिए ऑप्शन ए है जलमंडल, ऑप्शन बी है जीवोम, ऑप्शन सी है स्थल मंडल और ऑप्शन डी है जैव मंडल। देखिए ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है और इसमें कंफ्यूजन बहुत होती है, इसीलिए मैंने क्विज के प्रश्नों में आज इसे रखा है, ठीक है। आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है ना। अब दूसरा प्रश्न देख लेते हैं। देखिए थोड़ा गला खराब है, दर्द भी कर रहा है, आवाज तो नहीं निकल रही है, लेकिन परीक्षा है तो पढ़ना तो है ही है, तो थोड़ा एडजस्ट करिएगा। दूसरा प्रश्न है, क्विज का दूसरा प्रश्न देख लेते हैं। देखिए दूसरा प्रश्न है, उधवा झील क्या है? उधवा झील, उधवा झील जिसे हाल ही में या करंट में भी यह प्रश्न आपके आ जाएगा। उधवा झील जिसे हाल ही में रामसर स्थल घोषित किया गया है। क्या? रामसर स्थल घोषित किया गया है। स्थल घोषित किया गया है, घोषित किया गया है, वह किस राज्य में स्थित है? किस राज्य में स्थित है? ठीक है। उधवा झील जिसे हाल ही में रामसर स्थल घोषित किया गया है, वह किस राज्य में स्थित है? तो ऑप्शन ले लेते हैं। ऑप्शन ए है राजस्थान, ऑप्शन बी है मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी है उत्तर प्रदेश और ऑप्शन डी है झारखंड। ठीक है। इन दोनों प्रश्नों को मैंने पिछली वीडियो में पढ़ाया है और इन दोनों प्रश्नों के उत्तर मुझे आपसे जानने की इच्छा है। आप इसके आंसर जरूर देंगे, ऐसा मेरा भरोसा है। और आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके इन दोनों प्रश्नों के उत्तर दीजिए और इसे इंपॉर्टेंट भी लगा दीजिएगा, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया है कि हम उन्हीं प्रश्नों को पूछते हैं जिनकी परीक्षा में पूछे जाने की संभावना बहुत अधिक है। ठीक है। तो इन दोनों प्रश्नों को आप नोट कर लीजिएगा, इसके आंसर जल्दी से कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करिए। बाकी ये पूरी वीडियो आपके लिए ही है और बाकी वीडियो आप आराम से देखिए, ठीक है ना। तो चलिए आज के प्रश्नों की शुरुआत करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, भूमिगत जल को दूषित करने वाले अजैविक प्रदूषक हैं। आपको बताना है कि भूमिगत जल को दूषित करने वाले अजैविक प्रदूषक कौन से हैं। तो ऑप्शन ए है बैक्टीरिया, ऑप्शन बी है शैवाल, ऑप्शन सी है आर्सेनिक और ऑप्शन डी है विषाणु। तो बताइए भूमिगत जल को दूषित करने वाले जो अजैविक प्रदूषक हैं वह कौन से हैं। ठीक है, जल्दी से अपने आंसर दीजिए। तो देखिए
भूमिगत जल को दूषित करने वाले अजैविक प्रदूषक के बारे में पूछा है। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि जैविक और अजैविक क्या है, ठीक है ना। इसके बारे में मैंने डिटेल से बताया है आपको, लेकिन यहाँ कंफ्यूजन बहुत रहती है। उस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए मैं जल्दी से आपको दो चीजों के बारे में बताता हूँ। एक है जैविक, जैविक किसे कहते हैं, और दूसरा है अजैविक, ठीक है। इन दोनों के बारे में जान लेते हैं। जैविक को क्या कहते हैं, बायोटिक कहते हैं, ठीक है। और अजैविक को क्या कहते हैं, एबायोटिक कहते हैं, ठीक है। एबायोटिक कहते हैं, ठीक है। जैविक बायोटिक होता है, अजैविक एबायोटिक होता है। अब दोनों के बारे में जान लेते हैं कि वास्तव में ये दोनों क्या है, क्योंकि जब भी आप पर्यावरण पढ़ेंगे तो आपका सामना इन दोनों शब्दों से बार बार होगा, ठीक है। और आप कंफ्यूज मत रहिएगा, मैं बहुत आराम से इन दोनों चीजों के बारे में बता देता हूं। देखिए, जैविक घटक किसे कहते हैं, जैविक किसे कहते हैं, जो जीवित होते हैं। क्या होते हैं, जो जीवित होते हैं, जीवित होते हैं, जीवित होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें जैविक कहते हैं। जो जीवित होते हैं उन्हें जैविक कहते हैं, पहला पॉइंट, ठीक है ना। अजैविक किसे कहते हैं, जो निर्जीव होते हैं। क्या होते हैं, जो निर्जीव होते हैं। इतनी आसानी से कोई नहीं बताएगा आपको, ठीक है। जो निर्जीव होते हैं वो क्या होते हैं, वह अजैविक होते हैं, ठीक है ना। सबसे आसान डिफिनेशन है। अब देखिए, प्रकृति के, इनकी प्रकृति हमने बता दिया। जो जीवित होते हैं वो जैविक है, और जो निर्जीव होते हैं वो अजैविक है, ठीक है। अब जीवित है तो उनमें क्या होगा, उनमें वृद्धि होगी, ठीक है। जो जीवित है वो क्या करेंगे, वो वृद्धि करेंगे, प्रजनन कर सकते हैं, ठीक है। जीवित जीव क्या करेंगे, वृद्धि करेंगे। और वृद्धि कैसे होगी, प्रजनन के द्वारा होगी, तो प्रजनन कर सकते हैं, ठीक है। तो इस बात को याद रखिएगा। दूसरा, अजैविक, अजैविक में क्या होता है, जब निर्जीव है तो इसमें वृद्धि नहीं होगी। क्या होगी, वृद्धि नहीं होगी, क्योंकि यह निर्जीव है। निर्जीव का मतलब मरा हुआ होता है, तो जो मरा हुआ है उसमें वृद्धि कैसे होगी, ठीक है। अब इसमें तीसरा पॉइंट देख लेते हैं, महत्वपूर्ण अंतर देख रहे हैं, जैविक किसे कहते हैं, अजैविक किसे कहते हैं, ठीक है ना। या इसे लिख लीजिए, जैविक घटक, घटक या बायोटिक फैक्टर, और अजैविक घटक, ऐसे कर सकते हैं आसानी के लिए, ठीक है ना। अब देखिए, तीसरा महत्वपूर्ण अंतर क्या है, जब पर्यावरण में कोई परिवर्तन होता है तो ये क्या करते हैं, प्रतिक्रिया करते हैं, ठीक है ना। तो पर्यावरणीय परिवर्तनों पर क्या करते हैं, पर्यावरणीय, पर्यावरणीय परिवर्तनों पर, पर्यावरण में कोई भी परिवर्तन होता है तो पर्यावरणीय परिवर्तनों पर प्रतिक्रिया देते हैं। क्या करते हैं, प्रतिक्रिया देते हैं, ठीक है, प्रतिक्रिया देते हैं। इस बात को याद रखिएगा। और निर्जीव जो होते हैं, अजैविक जो होते हैं, वो क्या करते हैं, जो निर्जीव हैं वो क्या करेंगे, वो कोई प्रतिक्रिया नहीं देंगे, कोई प्रतिक्रिया, कोई प्रतिक्रिया नहीं देंगे, ठीक है, नहीं देंगे, ठीक। यह भी याद है, कोई प्रतिक्रिया नहीं, ठीक है, देंगे कोई जरूरी नहीं है, ठीक है ना। अब देखिए, जो जैविक है उसे क्या है, जीवित है तो उसे ऊर्जा भी चाहिए। क्या चाहिए, ऊर्जा चाहिए। तो जो जीवित है उसे क्या चाहिए, ऊर्जा चाहिए। तो इसे ऊर्जा कहाँ से मिलती है, तो इन्हें भोजन से ऊर्जा मिलती है। कहाँ से, भोजन से ऊर्जा प्राप्त करते हैं। क्या करते हैं, भोजन से ऊर्जा प्राप्त करते हैं, ठीक है। और जो अजैविक है, इन्हें क्या है, इन्हें ऊर्जा की आवश्यकता ही नहीं है। मरे हुए लोगों को भोजन थोड़ी चाहिए भाई, तो इन्हें ऊर्जा की, ऊर्जा की आवश्यकता, ऊर्जा की आवश्यकता नहीं है, ठीक है ना। तो यह देखिए मुख्य अंतर है, जो जैविक घटक है और जो अजैविक घटक है। लेकिन एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, उस लाइन को मैं बता देता हूं, ये दोनों घटक, चाहे वो अजैविक हो, देखिए चाहे वो जैविक घटक हो और चाहे वो अजैविक घटक हो, ये दोनों घटक हमारे पारिस्थितिक तंत्र के लिए बहुत आवश्यक हैं। क्या है, ये दोनों घटक, ये दोनों घटक, दोनों घटक पारिस्थितिक तंत्र के लिए बहुत आवश्यक है। क्या है, पारिस्थितिक तंत्र के लिए, पारिस्थितिक तंत्र के लिए बहुत आवश्यक है, ठीक है ना। इस बात को याद रखिएगा, ये दोनों घटक पारिस्थितिक तंत्र के लिए बहुत आवश्यक है। एक चीज और बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए यही जैविक और अजैविक घटक मिल करके क्या करते हैं, पर्यावरण संतुलन बनाए रखते हैं। क्या करते हैं, देखिए इसको मैं यहां से खींच लेता हूं लाइन। देखिए यही जैविक, जैविक व अजैविक घटक मिल करके, जैविक व अजैविक घटक, घटक मिलकर, मिलकर पर्यावरण संतुलन बनाए रखते हैं। क्या करते हैं, पर्यावरण संतुलन बनाए रखते हैं, संतुलन बनाए रखते हैं।
ठीक है ना। अब देखिए जैविक और अजैविक को जब मिला के आप देखेंगे तो जब पारिस्थितिक तंत्र की परिभाषा देखेंगे तो उसमें क्या होता है, उसमें जैविक और अजैविक दोनों प्रकार के घटकों को शामिल किया जाता है पारिस्थितिक तंत्र की परिभाषा में। ठीक है, तो इसलिए पर्यावरण संतुलन बनाए रखने के लिए जैविक व अजैविक घटक दोनों का संतुलन बना रहना बहुत आवश्यक है। ठीक है ना, तो ये हो गया देखिए जैविक और अजैविक घटक के बारे में। पर्यावरण जब भी पढ़ेंगे आप तो ये दोनों शब्द जो है आपसे लगातार मुलाकात करेंगे और आपको इन शब्दों के बारे में सही से ज्ञान होना बहुत आवश्यक है। ठीक है, अब चलिए देखते हैं प्रश्न हमारा क्या है। हमारा प्रश्न है कि भूमिगत जल को दूषित करने वाले अजैविक प्रदूषक कौन से हैं। तो बताइए इसमें अजैविक पूछा है, ठीक है ना, इसको मार्क करिए। क्या पूछा है, अजैविक घटक के बारे में पूछा है। तो जो अजैविक घटक है मतलब क्या है, यह निर्जीव है। क्या है, निर्जीव है। ठीक है, ये क्या है, निर्जीव घटक है, इस बात को याद रखिएगा। तो निर्जीव है। अजैविक निर्जीव होता तो देखिए बैक्टीरिया निर्जीव होते हैं, बिल्कुल नहीं होते हैं, यह सजीव होते हैं। शैवाल भी सजीव होते हैं। और विषाणु क्या होते हैं, यह निर्जीव और सजीव दोनों के गुण रखते हैं। तो इसमें निर्जीव कौन सा है, तो इसमें आर्सेनिक एक तत्व है, एलिमेंट है। आर्सेनिक क्या है, निर्जीव है और यह अजैविक है। ठीक है, तो आर्सेनिक अजैविक है। भूमिगत जल को प्रदूषित करने वाला तत्व है आर्सेनिक। तो आर्सेनिक अजैविक है, इसलिए जो है भूमिगत जल को दूषित करने वाला जो तत्व है वह है आर्सेनिक। ठीक है, यह अजैविक तत्व है। सबसे बड़ी बात यह है, और एक चीज और बता दें कि आर्सेनिक क्या करता है, यह कई जगह कई राज्यों में यह बड़ी मात्रा में भूमिगत जल में पाया जाता है और लगातार आर्सेनिक के सेवन से क्या होता है, कैंसर की बीमारी हो जाती है। ठीक है, जहां के भूमिगत जल में आर्सेनिक की मात्रा ज्यादा होती है वहां क्या होता है, वहां के लोगों को कैंसर की बीमारी हो जाती है। और भारत में मुख्यतः पश्चिम बंगाल राज्य में तो इसकी बड़ी समस्या है। कहाँ, पश्चिम बंगाल राज्य में, पश्चिम बंगाल राज्य में आर्सेनिक का जो है आर्सेनिक प्रदूषण बड़ी मात्रा में पाया जाता है। ठीक है ना, सबसे ज्यादा कहाँ पाया जाता है आर्सेनिक प्रदूषण, तो वह पश्चिम बंगाल में पाया जाता है। और आर्सेनिक के प्रदूषण युक्त जल को पीने से क्या होता है, कैंसर नामक बीमारी हो जाती है, जो एक लाइलाज बीमारी है। अभी इसका इलाज खोजा ही जा रहा है। ठीक है, तो देखिए पहले प्रश्न का जो आंसर है क्या है, सी ऑप्शन है, आर्सेनिक प्रदूषण। ठीक है, कोई डाउट हो तो बताइए। अब देखिए एक और महत्वपूर्ण चीज इसमें रह गई है, मैं उसको जोड़ देता हूं क्योंकि यह परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए भारत के कुल 7 राज्य हैं जो आर्सेनिक प्रदूषण से प्रभावित हैं। ठीक है ना, पहले उन 7 राज्यों को जान लेते हैं। भारत के कौन कौन से 7 राज्य हैं, देखिए स्पेस कम है तो इसी में एडजस्ट करना है। भारत के 7 राज्य हैं जो आर्सेनिक प्रदूषण से प्रभावित हैं। ठीक है, तो 7 राज्य, तो उसमें देखिए मैं यहाँ लिख लेता हूँ आर्सेनिक से प्रभावित राज्य। आर्सेनिक प्रदूषण से, आर्सेनिक प्रदूषण से प्रभावित भारतीय राज्य, प्रभावित भारतीय राज्य, भारतीय राज्य। ठीक है, इनके बारे में बता देता हूं क्योंकि प्रश्न कभी कभी पूछा गया है। ठीक है ना, अब देखिए कौन कौन से राज्य हैं, तो एक है सबसे ज्यादा से कम की तरफ ही है। ठीक है ना, यह जो है ज्यादा से मतलब अवरोही क्रम में है, याद रखिएगा। तो सबसे ज्यादा प्रदूषण कहाँ है, बंगाल में है आर्सेनिक प्रदूषण। दूसरा है झारखंड में। ठीक है, झारखंड में है। तीसरा कौन सा राज्य है, तीसरा राज्य है बिहार। ठीक है, चौथा राज्य है उत्तर प्रदेश, यानी अपना उत्तर प्रदेश यूपी। ठीक है, फिर पांचवा राज्य है असम। ठीक है, छठवां राज्य है मणिपुर। कौन सा है, मणिपुर है छठवां राज्य। और सातवां राज्य है छत्तीसगढ़। ठीक है, अभी समय लगा के आप पढ़ लेंगे तो दोबारा कभी इन चीजों को पढ़ना नहीं पड़ेगा। इसीलिए मैं डिटेल में आपको बता दे रहा हूं कि बार बार न मैं इस पे वीडियो बनाऊंगा और न बार बार आप इसे पढ़ेंगे। ठीक है, एक बार में पढ़ लीजिए, आप भी फुर्सत हम भी फुर्सत। ठीक है, तो देखिए ये 7 राज्य हैं जो आर्सेनिक प्रदूषण से प्रभावित हैं। कौन कौन से, एक है बंगाल, दूसरा झारखंड, तीसरा बिहार, चौथा यूपी, पांचवा असम, छठवां मणिपुर और सातवां छत्तीसगढ़। ठीक है, इन 7 राज्यों में जल में आर्सेनिक प्रदूषण मिला हुआ है। ठीक है, एक चीज और, आखिर भारत सरकार ने इससे बचने के लिए कोई काम किया है, तो देखिए बहुत इंपॉर्टेंट लाइन बताने जा रहा हूं, आप इसे नोट जरूर कर लीजिएगा कहीं भी। भारत सरकार ने एक मिशन शुरू किया जिसका नाम था जल जीवन मिशन। क्या था, जल जीवन मिशन। अब देखिए इसकी शुरुआत कब हुई, यह बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको जानना जरूरी है कि जल जीवन मिशन की शुरुआत कब हुई। तो यह हुई 15 अगस्त 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जल जीवन मिशन की शुरुआत की गई। ठीक है ना, किसने शुरुआत की, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा। अब हम नोट नहीं करेंगे, आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है ना, अब देखिए
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त 2019 को जल जीवन मिशन की शुरुआत की और इस मिशन का लक्ष्य क्या था? इस मिशन का जो टारगेट था, लक्ष्य था, वह था वर्ष 2024 तक, कब तक, जो बीता है अभी, वर्ष 2024 तक प्रत्येक ग्रामीण के घर में, किसमें? प्रत्येक ग्रामीण के घर में, प्रत्येक ग्रामीण के घर में नल से स्वच्छ जल उपलब्धता को सुनिश्चित करना। ठीक है, प्रत्येक नल से स्वच्छ जल उपलब्ध कराना। ठीक है, उपलब्ध कराना, यह किस मिशन का उद्देश्य था? यह जल जीवन मिशन का उद्देश्य था। ठीक है ना। अब इस मिशन को मैंने क्यों बताया? क्योंकि इस मिशन में सरकार के द्वारा आर्सेनिक उपचार के बारे में बताया गया है, उसकी व्याख्या की गई है। किसके उपचार के? आर्सेनिक वाले जल के उपचार के बारे में बताया गया है। आर्सेनिक उपचार, ठीक है, आर्सेनिक युक्त जल के उपचार के बारे में बताया गया है। ठीक है, आर्सेनिक उपचार की व्याख्या की गई है या उसके बारे में बताया गया है। ठीक है ना। किसमें की गई है? जल जीवन मिशन, जो 15 अगस्त 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुरू किया था और इसे वर्ष 2024 तक प्रत्येक ग्रामीण के घर में नल से स्वच्छ जल उपलब्ध कराने के लिए शुरू किया गया था। ठीक है, इसी मिशन में सरकार द्वारा आर्सेनिक उपचार की व्याख्या की गई है, बताया गया है, तरीके बताए गए हैं कि किस प्रकार जो है आर्सेनिक उपचार को, जल को आर्सेनिक से उपचार किया जा सकता है, उससे बचाया जा सकता है। ठीक है ना, तो इस बात को याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब ये प्रश्न कंप्लीट हुआ। आपका समय जरूर गया, लेकिन शायद इतनी जानकारी आपको कम समय में तो ना हो पाती, इतने कम समय में। ठीक है, अब चलिए आज के दूसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं। आज का हमारा दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल वर्षा के लिए उत्तरदायी है? आपको बताना है कि इनमें से कौन सा अम्ल वर्षा के लिए उत्तरदायी है। तो ऑप्शन ए है कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी है कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑप्शन सी है प्रोपेन और ऑप्शन डी है नाइट्रस ऑक्साइड एवं सल्फर डाइऑक्साइड। तो बताइए इनमें से कौन सा अम्ल वर्षा के लिए उत्तरदायी है? तो जल्दी से अपने आंसर दीजिए। तो देखिए, अम्ल वर्षा के लिए जो उत्तरदायी हैं वो कौन से हैं? डी ऑप्शन सही है, नाइट्रस ऑक्साइड एवं सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है, यह सभी आयोगों का बहुत पेट प्रश्न है और यहाँ से कई बार प्रश्न पूछे गए हैं। ठीक है, अम्ल वर्षा के लिए उत्तरदायी गैसें कौन सी हैं? एक है नाइट्रस ऑक्साइड और दूसरी है सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है, और यह प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हर परीक्षा में यह पूछा जाता है। एक चीज जानते हैं कि जब जो यातायात के हमारे साधन है, इनसे जो गैसें निकलती हैं, उसमें से नाइट्रस ऑक्साइड जो होती है, यानी N2O को क्या कहते हैं? नाइट्रस ऑक्साइड। ठीक है, N2O को क्या कहते हैं? नाइट्रस ऑक्साइड कहते हैं। ठीक है, और उसके बाद एक होती है सल्फर डाइऑक्साइड, S2O। SO2 को क्या कहते हैं? सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड कहते हैं SO2 को। ठीक है, अब देखिए N2O और SO2 ये क्या करते हैं? ये गैसें जब वायुमंडल में जाती हैं तो ये करती हैं जलवाष्प से क्रिया करती हैं। किससे क्रिया करती हैं? जलवाष्प से क्रिया करती हैं। ठीक है, और उसके बाद ये निर्माण कर लेती हैं HNO3 का, यानी नाइट्रिक एसिड का। ठीक है, HNO3 का मतलब होता है नाइट्रिक अम्ल। ठीक है, नाइट्रिक अम्ल का, और नाइट्रिक अम्ल का। ठीक है, और SO2 क्या बन जाता है? यह बन जाता है H2SO4, सल्फ्यूरिक अम्ल का। ठीक है ना, तो नाइट्रिक अम्ल और सल्फ्यूरिक अम्ल। ठीक है, इन दो अम्लों का निर्माण ये दो गैसें कर लेती हैं, एक N2O और एक SO2। ठीक है ना, तो सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड ये दोनों मिलकर के क्या करती हैं? H2SO4 और HNO3 का निर्माण करती हैं। यह वायुमंडल की जलवाष्प से क्रिया करके ऐसा करती हैं। ठीक है, और जब यही वर्षा की बूंदों के रूप में जमीन पर गिरती हैं तो इसे क्या कहते हैं? अम्ल वर्षा। अम्ल वर्षा क्यों कहते हैं? क्योंकि इनका जो pH मान होता है, क्या pH मान इनका क्या होता है? 7 से कम होता है। ठीक है, एक चीज और जान लीजिए, जैसे देख लीजिए, ये है एक लाइन है, यहां रख देते हैं 0। ठीक है, अब देखिए इनका ये है 7। ठीक है, क्या है? यहां लिख देते हैं 7। ठीक है, 7 के नीचे इधर आएंगे तो 7 के आगे क्या हो गया? 7 के आगे आ गया 6, फिर 5, फिर 4, फिर 3, फिर 2 और फिर 1। ठीक है, और इधर जाएंगे तो क्या हो जाएगा? 8, 9, 10, 11 और 12। ठीक है, अब देखिए जिसका pH मान
यहाँ लिख देते हैं, ये पीएच मान लिख देते हैं, पीएच मान लिख देते हैं। जिसका पीएच मान 7 से कम होता है, मतलब इधर वाले ये क्या होते हैं, ये होते हैं एसिडिक, एसिडिक या अम्लीय होते हैं। तो ये क्या होता है, ये होता है अम्लीय, ठीक है, अम्लीय या इसे कहते हैं एसिडिक, ठीक है। और जो 7 के आगे होता है, मतलब इधर वाला हिस्सा 7 के ऊपर, ठीक है, ये 7 को 0 माना गया है, बेस लाइन माना गया है, ठीक है ना। तो 7 के इधर जो होता है 8 9 ये सब प्लस वाला जो हिस्सा होता है, ये क्या होता है, ये होता है क्षारीय या इसे कहते हैं बेस, बेस कहते हैं, क्षार है, ठीक है, या इसे कहते हैं क्षारीय, ठीक है। तो इसे याद रखिएगा, जो अम्लीय होता है उसका पीएच मान 7 से हमेशा कम होता है, 7 या 7 से कम होता है। और जो क्षारीय होता है वो क्या होता है, उसका पीएच मान 8 या 7 या 7 से अधिक होता, 7 से अधिक होता है, ठीक है ना। तो देखिए HNO3 और H2SO4, मैंने इन दोनों फार्मूला को इसलिए आपको बताया है क्योंकि कभी कभी परीक्षाओं में ये नहीं देता है कि नाइट्रस ऑक्साइड एवं सल्फर डाइऑक्साइड, वहां ये पूछ लेता है कि जो अम्लीय वर्षा होती है वह किन से होती है, तो उसमें दे देता है नाइट्रिक अम्ल और सल्फ्यूरिक अम्ल। अम्लीय वर्षा में कौन सी वर्षा होती है, तो उसमें दे देता है नाइट्रिक अम्ल और सल्फ्यूरिक अम्ल। तब वहां आप नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड ढूंढते रह जाएंगे। इसीलिए मैंने दोनों तरीकों से आपसे बता दिया कि चाहे वो HNO3 पूछे यानी नाइट्रिक अम्ल के बारे में दे के पूछे, चाहे H2SO4 के बारे में पूछे, दोनों तरह से आप तैयार हैं। और अगर वह पूछ ले कि पीएच मान इनका कितना होता है, तो हमेशा 7 से कम होता है, वही एसिडिक होते हैं, ठीक है। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही है, डी ऑप्शन सही है, इसे याद रखिएगा। और एक चीज और, नॉर्वे की राजधानी ओस्लो क्या है, नॉर्वे की राजधानी है, नॉर्वे की राजधानी है क्या, ओस्लो, ओस्लो, ठीक है। ओस्लो क्या है, यह अम्ल वर्षा के लिए बहुत फेमस है, ठीक है, अम्ल वर्षा के लिए, अम्ल वर्षा के लिए जो है फेमस है, ठीक है, फेमस है। और एक चीज और इंपॉर्टेंट है कि अम्ल वर्षा केंद्र की स्थापना कहाँ की गई है, अंतरराष्ट्रीय अम्ल वर्षा केंद्र, ठीक है, अम्ल वर्षा केंद्र की स्थापना कहाँ की गई है, केंद्र की स्थापना यह भी की गई है ओस्लो में, ठीक है। यह सभी प्रश्न पूछे गए हैं, ये सारे प्रश्न कहीं ना कहीं पूछे गए हैं और इन सभी प्रश्नों को हमने आपको एक प्रश्न में समेट दिया है। अम्ल वर्षा केंद्र कहाँ स्थित है, ओस्लो में स्थित है, ठीक है। और नॉर्वे की राजधानी ओस्लो जो है यह अम्ल वर्षा के लिए फेमस है, ठीक है, मशहूर है, प्रसिद्ध है, जो भी कह सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया एक प्रश्न, और इसका ऑप्शन क्या सही है, डी ऑप्शन सही है दूसरे प्रश्न का, ठीक है। चलें आगे बढ़े ना। अब आज का हमारा तीसरा प्रश्न है, तीसरा प्रश्न हमारा है, राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम केंद्र सरकार द्वारा किस वर्ष प्रारंभ किया गया। आपको बताना है कि राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम की शुरुआत केंद्र सरकार द्वारा किस वर्ष की गई है। तो ऑप्शन ए है 2018 में, ऑप्शन बी है 2017 में, ऑप्शन सी है 2020 में, और ऑप्शन डी है 2019 में। तो आपको बताना है कि राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम की शुरुआत केंद्र सरकार द्वारा कब की गई है। तो जल्दी से अपने आंसर बताइए। देखिए, राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम की शुरुआत कब किया गया केंद्र सरकार द्वारा, तो वर्ष 2019 में किया गया, डी ऑप्शन सही है, ठीक है ना। और केंद्र सरकार का एक मंत्रालय है जिसका नाम है केंद्रीय पर्यावरण, कभी कभी मंत्रालय भी पूछ लेता है, केंद्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, ठीक है ना, जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, ठीक है ना। राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम केंद्र सरकार द्वारा वर्ष 2019 में प्रारंभ किया गया, किसके द्वारा, केंद्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा, और वर्ष 2019 के जनवरी 2019, ठीक है, जनवरी 2019 में, ठीक है, याद रखिएगा इसे। और राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम का जो उद्देश्य था, इसका उद्देश्य था व्यापक रूप से प्रदूषण की समस्या से निपटना, उद्देश्य था इसका, ठीक है। इसका टारगेट क्या था, टारगेट या इसका लक्ष्य क्या था, इस योजना का जो लक्ष्य था यह था वर्ष 2017 की तुलना में, किसका, वर्ष 2017 की तुलना में, ठीक है, वर्ष 2017 की तुलना में वर्ष 2024 तक, वर्ष 2024 तक PM10 तथा PM 2.5
PM10 तथा PM2.5 की सांद्रताओं में, कंसंट्रेशन में, की सांद्रताओं में 20 से 30% तक की कटौती करना। कितनी? 20 से 30% तक की कटौती करना। ठीक है। अब देखिए, इसको मैंने इसलिए बता दिया कि यहां से आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि किस योजना का उद्देश्य PM, पार्टिकुलेट मैटर कहते हैं इसे, और सबसे ज्यादा प्रदूषण में इसी की गणना की जाती है। ठीक है। जैसे ही PM2.5 और PM10 की जो मात्रा है वो वायुमंडल में बढ़ती है, वैसे ही समस्याएं शुरू हो जाती हैं। ठीक है। सांस की दिक्कतें शुरू हो जाती हैं, इनकी गणना की जाती है। इसीलिए ये जो पार्टिकुलेट मैटर हैं, इनको सबसे ज्यादा जो है चिंता का विषय यही रहती है। ठीक है। तो अगर आपसे यह प्रश्न पूछा जा सकता है कि किस योजना के द्वारा PM10 और PM2.5 की सांद्रताओं को कम करने के लिए प्रयास शुरू किए गए हैं। ठीक है। तो वो कौन सी योजना है? वह योजना है राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम। ठीक है ना। या कभी आपसे यह प्रश्न बन सकता है कि राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम के तहत किनकी सांद्रताओं में या किनके उत्सर्जन में कमी करने का प्रयास किया जाएगा या किया जाने का विकल्प दिया, संकल्प लिया गया है, तो वह है PM10 और PM2.5। ठीक है। 2017 की तुलना में 2024 तक जो है इसमें 20 से 30% तक की कटौती की बात कही गई थी। ठीक है। तो इसे भी याद रखिएगा। ठीक है। और ये याद रखिएगा, राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम, ठीक है, वर्ष 2019 में प्रारंभ किया गया, जनवरी 2019 में। ठीक है। अब आ जाइए, आज का चौथा प्रश्न देखते हैं। आज का चौथा महत्वपूर्ण प्रश्न है, किस प्रकार के प्रदूषण से बचाव के लिए ग्रीन मफलर। यह प्रश्न इस समय बहुत बार पूछा जा रहा है लगातार। किस प्रकार के प्रदूषण से बचाव के लिए ग्रीन मफलर का उपयोग किया जाता है? तो बताइए, किस प्रकार के प्रदूषण से बचाव के लिए ग्रीन मफलर का प्रयोग किया जाता है? तो यह है ध्वनि प्रदूषण या शोर से बचाव के लिए ग्रीन मफलर का प्रयोग किया जाता है। अब ये ग्रीन मफलर क्या होते हैं? देखिए, पेड़, सड़कों के किनारे जो है पेड़ लगा दिए जाते हैं, भारी मात्रा में सड़कों के दोनों तरफ पेड़ लगा दिए जाते हैं, और ये पेड़ क्या करते हैं? ये ध्वनि प्रदूषण को कम करते हैं, रोकते हैं। ठीक है। तो इसे कहते हैं ग्रीन मफलर। ठीक है। तो किस प्रकार के प्रदूषण से बचाव के लिए ग्रीन मफलर का उपयोग किया जाता है? तो ध्वनि प्रदूषण से बचाव के लिए ग्रीन मफलर का प्रयोग किया जाता है, और यह आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, याद रखिएगा। चलिए, अब अगला प्रश्न देखते हैं। आज का हमारा 5वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारत में कौन जैव विविधता का एक संवेदनशील स्थान है? संवेदनशील स्थान का मतलब हॉट स्पॉट है। क्या है? हॉट स्पॉट। ठीक है। तो निम्नलिखित में से भारत में कौन जैव विविधता का एक संवेदनशील स्थान माना जाता है या जैव विविधता का एक हॉट स्पॉट माना जाता है? तो ऑप्शन ए है अरावली की पहाड़ियां, ऑप्शन बी है सिंधु गंगा का मैदान, ऑप्शन सी है पूर्वी घाट, और ऑप्शन डी है पश्चिमी घाट। तो बताइए, भारत में जैव विविधता का हॉट स्पॉट किसे कहा जाता है? जल्दी से अपने आंसर दीजिए। अब देखिए, भारत में जो हॉट स्पॉट है वो कौन सा है? वह है पश्चिमी घाट। ठीक है ना। देखिए, पश्चिमी घाट और पूर्वी हिमालय, याद रखिएगा। पश्चिमी घाट के साथ क्या होता है? पूर्वी हिमालय। पूर्वी हिमालय होता है। ठीक है। कभी कभी जल्दबाजी में पूर्वी घाट मार देते हैं, लेकिन यह गलत है। पश्चिमी घाट और पूर्वी हिमालय को जो है, यह दो जो है भारत के, यह संवेदनशील स्थल है, या यही भारत के हॉट स्पॉट है। ठीक है। हॉट स्पॉट है, इन्हें याद रखिएगा, ये कई बार पूछा जाता है। ठीक है। भारत म्यांमार सीमा पर भी हॉट स्पॉट एक है, लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही है, पश्चिमी घाट और पूर्वी हिमालय। चलिए, ये तो भारत के हॉट स्पॉट हैं। अब देख लेते हैं कि हॉट स्पॉट किसे कहते हैं और इसकी अवधारणा किसने दिया। ठीक है। तो सबसे पहले जानते हैं कि हॉट स्पॉट शब्द को सर्वप्रथम किसने दिया है? तो देखिए, हॉट स्पॉट शब्द को दिया है नॉर्मन मायर्स ने। किसने? नॉर्मन मायर्स ने। यह प्रश्न पूछा गया है, और कब दिया है? तो 1988 में। ये दोनों प्रश्न पूछा गया है कि हॉट स्पॉट की अवधारणा किसने दी है, तो वह दिया है नॉर्मन मायर्स ने। हॉट स्पॉट की अवधारणा नॉर्मन मायर्स ने कब दिया है? तो 1988 में दिया है। यह दोनों तथ्य याद रखिएगा, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। 1988 में नॉर्मन मायर्स ने हॉट स्पॉट की अवधारणा दी। ठीक है ना, तो इसे ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब एक चीज और जान लेते हैं, आखिर हॉट स्पॉट होते क्या हैं, इनके बारे में जानते हैं। देखिए, हॉट स्पॉट कहते किसे हैं? ठीक है। हॉट स्पॉट किसे कहते हैं, इसके बारे में जान लेते हैं।
क्योंकि आयोग अब हॉट स्पॉट पूछते पूछते थक गया है, तो मुझे लगता है कि वो बदमाशी कुछ करेगा। ठीक है, तो हॉट स्पॉट किसे कहते हैं इसके बारे में कर लेते हैं, जान लेते हैं किसे कहते हैं। देखिए, ऐसा स्थान जहां पर जातियों की पर्याप्तता हो, मतलब संख्या उनकी ठीक ठाक हो। क्या है? ऐसा स्थान, ऐसा स्थान जहां जहां पर जातियों की पर्याप्तता हो। क्या हो? जातियों की पर्याप्तता हो। ऐसा स्थान जहां पर जातियों की पर्याप्तता हो, लेकिन जातियों की पर्याप्तता हो तथा स्थानीय जो जातियां हैं उनकी अधिकता हो। क्या हो? तथा जो वहां की लोकल स्पीसीज हैं, जो वहां की स्थानीय जातियां हैं, स्थानीय जातियों की अधिकता हो। ठीक है, स्थानीय जातियों की अधिकता हो। ठीक है, ऐसा स्थान जहां जातियों की पर्याप्तता हो तथा स्थानीय जातियों की अधिकता हो, लेकिन इसके साथ साथ इनके जीवन पर निरंतर संकट बना हुआ हो। ठीक है, मतलब इन्हें आवास विनाश का संकट बना हुआ हो, मतलब इनके आवास आवास नष्ट हो रहे हो। क्या हो रहे हो? इनके आवास पर संकट हो, आवास आवास विनाश हो रहे हो, आवास पर संकट हो। ऐसे ही स्थानों को हॉट स्पॉट कहते हैं। ठीक है ना। अब आप, मतलब एक ऐसा स्थान जहां पर किसी जातियों की पर्याप्तता हो, मतलब कोई पेड़ पौधा है उसकी पर्याप्त जातियां वहां उपस्थित हैं और स्थानीय जातियां जो हैं उनकी अधिकता है। ठीक है, लेकिन उनके आवास पर संकट है या उनका आवास विनष्ट होने को है, ऐसे क्षेत्र को हॉट स्पॉट कहते हैं। और इसी को नॉर्मन मायर्स ने 1988 में बताया था। ठीक है ना। अब देखिए, एक दूसरा शब्द है होप स्पॉट। ठीक है, होप स्पॉट। होप स्पॉट किसे कहते हैं और इस शब्द को किसने दिया, इसकी चर्चा करते हैं। तो देखिए, होप स्पॉट शब्द को सबसे पहले किसने दिया था? होप स्पॉट शब्द को दिया था सिल्विया अर्ल ने। ठीक है ना। और ये कौन है? यह है अमेरिकी समुद्री विज्ञानी, अमेरिकी अमेरिकी समुद्र विज्ञानी है, अमेरिकी समुद्र विज्ञानी है कौन? सिल्विया अर्ल। ठीक है ना। और इन्होंने होप स्पॉट शब्द दिया था समुद्री संवेदनशील क्षेत्रों की सुरक्षा के लिए, मतलब समुद्री संवेदनशील क्षेत्रों के लिए होप स्पॉट शब्द दिया था। और उनकी सुरक्षा के लिए इन्होंने एक मिशन भी चलाया था जिसे मिशन ब्लू कहा गया। ठीक है ना। तो होप स्पॉट शब्द के बारे में भी आप जान लीजिए कि होप स्पॉट किससे संबंधित है, तो समुद्री संवेदनशील क्षेत्रों की, समुद्री संवेदनशील क्षेत्रों के लिए होप स्पॉट शब्द का प्रयोग किया जाता है। जबकि हॉट स्पॉट शब्द का प्रयोग किसे किया जाता है? यह समुद्री नहीं होते बल्कि जमीनी संवेदनशील क्षेत्रों के लिए क्या कहा जाता है? हॉट स्पॉट कहा जाता है। ठीक है, तो दोनों चीजों को याद रखिएगा। हॉट स्पॉट शब्द को नॉर्मन मायर्स ने दिया था और होप स्पॉट शब्द को सिल्विया अर्ल ने दिया था। ये दोनों प्रश्न आपकी परीक्षाओं में पूछे गए हैं, इसलिए मैंने सोचा कि ये दोनों आपको एक ही प्रश्न में कंप्लीट करा दूं। ठीक है, तो याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आज का छठवां प्रश्न देखते हैं। देखिए, आज का हमारा छठवां प्रश्न है, राष्ट्रीय सामुद्रिक पार्क कहाँ स्थित है? आपको राष्ट्रीय सामुद्रिक पार्क के बारे में बताना है। ऑप्शन ए है कच्छ में, ऑप्शन बी है सुंदरबन में, ऑप्शन सी है चिल्का झील में और ऑप्शन डी है निकोबार द्वीप समूह में। तो बताइए, राष्ट्रीय सामुद्रिक पार्क कहाँ स्थित है? तो भारत का जो राष्ट्रीय समुद्रिक पार्क है, देखिए यहाँ राष्ट्रीय वन लिखा है, आप इसे कर सकते हैं भारत का। क्या है? भारत का राष्ट्रीय सामुद्रिक पार्क कहाँ स्थित है? तो यह स्थित है कच्छ की खाड़ी में। ठीक है, कच्छ में स्थित है या कच्छ की खाड़ी में स्थित है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इन दिनों कई बार यह परीक्षाओं में पूछा गया है, भारत का राष्ट्रीय सामुद्रिक पार्क कहाँ स्थित है? तो यह स्थित है कच्छ की खाड़ी में। और इसकी स्थापना कब की गई थी, इसको भी जान लेते हैं। तो इसकी स्थापना की गई थी, भारतीय सामुद्रिक पार्क की स्थापना कब की गई थी? तो 1995 में की गई थी। याद रखिएगा, भारतीय सामुद्रिक पार्क की स्थापना 1995 में की गई थी और इसका क्षेत्रफल है 162.89 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, तो यह याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है कि भारतीय सामुद्रिक पार्क कहाँ स्थित है या भारत का राष्ट्रीय सामुद्रिक पार्क कहाँ स्थित है। तो यह स्थित है कच्छ की खाड़ी में। इसकी स्थापना वर्ष 1995 में की गई थी। अब आज का सातवां प्रश्न देख लेते हैं। आज का हमारा सातवां प्रश्न है, राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण का गठन कब किया गया? आपको बताना है कि राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण का गठन कब किया गया है। तो ऑप्शन ए है अक्टूबर 2008 में, ऑप्शन बी है फरवरी 2009 में, ऑप्शन सी है अक्टूबर 2009 में और ऑप्शन डी है मार्च 2010 में। तो जल्दी से बताइए, राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण का गठन कब किया गया है? अब देखिए, राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण के बारे में जानने से पहले एक बहुत महत्वपूर्ण बात जान लेते हैं। देखिए, गंगा नदी से संबंधित सबसे पहले एक अथॉरिटी की स्थापना हुई जिसे कहते हैं केंद्रीय गंगा प्राधिकरण। क्या कहते हैं? केंद्रीय
गंगा प्राधिकरण। बहुत बार ये प्रश्न पूछा जाता है, सारे प्रश्न को मैं एक ही प्रश्न में समाहित कर देता हूं, ठीक है। केंद्रीय गंगा प्राधिकरण, इसकी स्थापना कब की गई थी? इसकी स्थापना की गई थी वर्ष 1985 में, वर्ष 1985 में। और उस समय थे प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री कौन थे? स्वर्गीय राजीव गांधी जी थे, ठीक है। तो राजीव गांधी जी ने सबसे पहले वर्ष 1985 में केंद्रीय गंगा प्राधिकरण की स्थापना की थी। बाद में 1995 में इसके नाम में परिवर्तन किया गया। कब? 1995 में केंद्रीय गंगा प्राधिकरण के नाम में परिवर्तन कर दिया गया और इसका नाम रखा गया राष्ट्रीय नदी संरक्षण प्राधिकरण। क्या नाम रखा गया? राष्ट्रीय नदी संरक्षण प्राधिकरण, ठीक है, प्राधिकरण। 1995 में क्या किया गया? 1995 में केंद्रीय गंगा प्राधिकरण का नाम बदल करके राष्ट्रीय नदी संरक्षण प्राधिकरण कर दिया गया, ठीक है। तो इन दो बातों को याद रखिएगा, ये प्रश्न जरूर पूछे गए हैं, कई बार पूछे गए हैं, ठीक है। अब देखिए कि राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण, जो हमारा प्रश्न है, राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण का गठन कब किया गया? तो देखिए इसका गठन किया गया फरवरी 2009 में, ठीक है। तो बी ऑप्शन सही है। राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण का गठन किया गया 20 फरवरी 2009 को। ये इसकी तिथि लिख दीजिए, 20 फरवरी 2009 को राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण का गठन किया गया, ठीक है ना। अब यह किस अधिनियम के तहत इसका गठन किया गया, यह भी कभी कभी प्रश्न पूछ लेता है कि राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण का गठन किस अधिनियम के तहत किया गया। तो यह जो है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, अधिनियम 1986 के तहत। किसके तहत? 1986 के तहत। शायद आपको ये पता नहीं रहा होगा तो आज से नोट कर लीजिएगा। जो राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण का गठन किया गया वो किसके तहत किया गया? पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत किया गया, ठीक है ना। इसका लक्ष्य क्या था? इसका लक्ष्य था वर्ष 2020 तक। कब तक? वर्ष 2020 तक गंगा नदी में जो भी अपशिष्ट आते हैं, सीवेज, ठीक है, औद्योगिक अपशिष्ट या अशोधित सीवेज, 2020 तक गंगा नदी में आने वाले अशोधित अपशिष्ट, अशोधित अपशिष्ट, अशोधित अपशिष्ट व सीवेज से मुक्ति दिलाना था, ठीक है। सीवेज से मुक्ति दिलाना था। सीवेज मतलब अशोधित सीवेज से मुक्ति दिलाना था, इस बात को याद रखिएगा, ठीक है ना। तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत ही राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण का गठन वर्ष 2009 में किया गया, ठीक है ना। इसका उद्देश्य गंगा में आने वाले अशोधित अपशिष्ट सीवेज से मुक्ति दिलाना था। कब तक? वर्ष 2020 तक, ठीक है ना। इस बात को याद रखिएगा। अच्छा, मेरे मन में एक प्रश्न है, मैं सोच रहा हूं आपसे पूछ ही लेता हूं। आप इसका आंसर बताइएगा, नहीं तो मैं आगे बताऊंगा, अगली वीडियो में बताऊंगा। एक प्रश्न मेरे मन में है, बता दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट भी है। प्रश्न है गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी कब घोषित किया गया? गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी कब घोषित किया गया? कब घोषित किया गया था, ठीक है। ऑप्शन दे देता हूं। ऑप्शन ए है वर्ष 2014 में, ऑप्शन बी है वर्ष 2018 में, 2018 में, ऑप्शन सी है वर्ष 2008 में और ऑप्शन डी है वर्ष 2021 में, ठीक है। तो इसका आंसर सर्च करके आप हमें बताएंगे कि गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी कब घोषित किया गया था, ठीक है। यह प्रश्न पूछा जा सकता है, मैं इसका उत्तर दे सकता था लेकिन मैंने सोचा थोड़ी मेहनत आप भी कर लीजिए, ठीक है। मेरा गला बहुत दर्द कर रहा है, मैं बहुत बोलने की सिचुएशन में नहीं हूँ, लेकिन चूंकि आपको वीडियो प्रोवाइड कराना है, नहीं तो आप सोचेंगे मैं खुद डिफॉल्टर हूँ, इसीलिए मैं बड़ी मेहनत से इस वीडियो को बना रहा हूँ, ठीक है ना। तो गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी कब घोषित किया गया यह आपको बताना है। अपने आंसर हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, ठीक है। और सारे कमेंट मैं स्वयं ही पढ़ता हूँ, ठीक है। चलिए अब देखिए इस प्रश्न का जवाब क्या हुआ। फरवरी 2009 में राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण का गठन किया गया 20 फरवरी 2009 को, ठीक है। अब आगे चलते हैं। आज का हमारा 8वां प्रश्न है, जल प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया? जल प्रदूषण निवारण
तथा नियंत्रण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया? ऑप्शन ए है वर्ष 1980 में, ऑप्शन बी है 1974 में, ऑप्शन सी है 1981 में और ऑप्शन डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपको बताना है कि जल प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया है। तो जल्दी से अपने आंसर दीजिए। तो देखिए, जल प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण अधिनियम यह लागू किया गया कब? वर्ष 1974 में। ठीक है ना, तो बी ऑप्शन सही है। जल प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण अधिनियम वर्ष 1974 में लागू किया गया और इसे वर्ष 1988 में इसमें क्या किया गया? संशोधन किया गया। ठीक है, तो इसे भी याद रखिएगा, जल प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण अधिनियम वर्ष 1974 में लागू किया गया। अब देखिए, इसी से रिलेटेड एक प्रश्न आता है कि जल प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण अधिनियम, इसे कहते हैं सेस एक्ट। क्या है? सेस एक्ट। सेस एक्ट कब लागू किया गया? कब लागू किया गया? ठीक है, दोनों प्रश्न लगभग एक ही हैं। कब लागू किया गया? ठीक है, जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ? 1974 में। इसमें संशोधन वर्ष 1988 में हुआ। ठीक है, अब देखिए एक आता है वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन, यानी उसे सेस एक्ट के नाम से जानते हैं। सेस एक्ट कब लागू किया गया? तो सेस एक्ट लागू किया गया वर्ष 1977 में। कब लागू किया गया सेस एक्ट? तो यह लागू किया गया वर्ष 1977 में और यह पूरे देश में लागू है वर्तमान में। ठीक है, वर्तमान में सेस एक्ट कहाँ लागू है? पूरे देश में लागू है। तो ये दोनों प्रश्न अलग अलग तरीके से पूछा जाता है, इसलिए हमने दोनों प्रश्न की चर्चा कर दी है कि जल प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण अधिनियम 1974 में लागू किया गया, जबकि वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन, जिसे सेस एक्ट के नाम से जानते हैं, यह वर्ष 1977 में लागू किया गया है। ठीक है ना, और वर्तमान में यह पूरे देश में लागू भी है। ठीक है, तो इसे याद रखिएगा। अब चलिए आज का नवा प्रश्न देख लेते हैं। निम्न में से कौन जैविक संसाधन नहीं है? तो देखिए, जैविक और अजैविक के बारे में मैंने बहुत कायदे से आपको बता दिया है कि कौन जैविक संसाधन है और कौन अजैविक संसाधन है। तो बताइए कौन जैविक संसाधन नहीं है? तो ऑप्शन ए है शुद्ध जल, ऑप्शन बी है कोयला, ऑप्शन सी है पेट्रोलियम और ऑप्शन डी है मछली। तो बताइए इनमें से कौन जैविक संसाधन नहीं है? तो कौन है? देखिए, शुद्ध जल। ठीक है, शुद्ध जल जो है यह जैविक संसाधन नहीं है, तो इसे याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन जैविक संसाधन नहीं है? तो शुद्ध जल जैविक संसाधन नहीं है। ठीक है, बाकी इसके बारे में मैं बहुत डिटेल से बता चुका हूं। ठीक है, अब चलिए आगे चलते हैं। देखिए आज का 10वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सा प्रदूषण कारक जैविक रूप से अपघटित होता है? आपको बताना है कि इनमें से कौन सा प्रदूषण कारक जैविक रूप से अपघटित हो जाता है। तो ऑप्शन ए है एस्बेस्टस, ऑप्शन बी है डीडीटी, ऑप्शन सी है प्लास्टिक और ऑप्शन डी है मल। तो आप जानते हैं कि मल जो है यह जैविक रूप से अपघटित हो जाता है। ठीक है, तो डी ऑप्शन सही है। इनमें से कौन सा प्रदूषण कारक जैविक रूप से अपघटित होता है? तो देखिए मल जो है जैविक रूप से अपघटित हो जाता है, तो इसे याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है और बहुत बार यह प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, कौन सा जैविक अपघटक है? तो यह है मल। मल जो है जैविक रूप से अपघटित हो जाता है। और देखिए यह जो कौन जैविक संसाधन नहीं है, इसे भी इंपॉर्टेंट मान लीजिए, ये बहुत बार यह प्रश्न पूछा गया है और इसमें गलत होने के चांसेस लगभग 95% है। ठीक है, तो शुद्ध जल जैविक संसाधन नहीं है और जैविक रूप से अपघटित होता है मल। ये दोनों प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। 11वां प्रश्न आज का है, हवा में तैरते हुए श्वसनीय सूक्ष्म कणों का आकार कितना होता है? आपको बताना है कि जो हवा में तैरते हैं कण, उनका जो आकार होता है वह कितना होता है। ठीक है, जो सूक्ष्म कण होते हैं। ठीक है, तो देखिए ऑप्शन ए है 7 माइक्रोन से अधिक, ऑप्शन बी है 6 माइक्रोन से अधिक, ऑप्शन सी है 5 माइक्रोन से अधिक और ऑप्शन डी है 5 माइक्रोन से कम। तो जल्दी से आप अपने आंसर दीजिए कि जो हवा में तैरने वाले कण हैं उनका जो श्वसनीय सूक्ष्म कण है उनका जो आकार होता है वो कितना होता है। जल्दी से अपने आंसर दीजिए। अब देखिए इसमें श्वसनीय कण किसे कहते हैं? श्वसनीय सूक्ष्म कण से क्या मतलब है? श्वसनीय सूक्ष्म कण से मतलब है कि जिसे हम अपनी सांस के द्वारा अंदर ले लेते हैं, अपनी सांस के द्वारा अंदर ले लेते हैं। ठीक है, अंदर ले लेते हैं और ये क्या करते हैं, ये सीधे हमारे फेफड़ों तक चले जाते हैं। कहाँ तक? फेफड़ों तक, और वहां जाकर के अनेक प्रकार की बीमारियां उत्पन्न करते हैं। ठीक है, तो हवा में तैरते हुए जो श्वसनीय सूक्ष्म कण है उनका जो आकार होता है वो कितना होता है? तो वह देखिए 5 माइक्रोन से कम होता है उनका आकार। ठीक है ना, 5 माइक्रोन से कम होता है और ये लगभग कितने होते हैं? 2.5 माइक्रोन के आकार वाले। ठीक है, 2.5 माइक्रोन
आकार वाले कण होते हैं, ठीक है, आकार वाले कण होते हैं, 2.5 माइक्रोन आकार वाले कण होते हैं, ठीक है ना। तो यह 5 माइक्रोन से कम होते हैं और हवा में तैरते हुए ये जो है नाक में कहीं रुकते नहीं है, जो नासिका झिल्ली होती है नेजल मेम्ब्रेन उसके द्वारा नहीं रुकते हैं और यह सीधे फेफड़े में पहुंच जाते हैं और तमाम बीमारियां उपलब्ध करते हैं, ठीक है ना। तो हवा में तैरते हुए सूक्ष्म श्वसनीय सूक्ष्म कणों का जो आकार होता है वह होता है 5 माइक्रोन से कम। डी ऑप्शन सही है। चलिए आज का 12वां प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? आपको बताना है कि इसमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो देखिए पारिस्थितिकी विज्ञानों का केंद्र कहाँ है? बेंगलुरु है, तो यह सही सुमेलित है, ठीक है ना। दूसरा है भारतीय वन्य प्राणी संस्थान, इसको मैं पहले भी करा चुका हूं, यह देहरादून में है, तो यह भी सुमेलित है, ठीक है ना। तीसरा है भारतीय वन प्रबंधन संस्थान, तो देखिए इसको मैंने कल की वीडियो में बताया भी था, भारतीय वन प्रबंधन संस्थान कोलकाता में नहीं है बल्कि कहाँ है? भोपाल में है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये अक्सर मिलान करने में आता है और भारतीय वन प्रबंधन संस्थान का ही मिलान सही नहीं रहता है, ठीक है ना। तो पारिस्थितिकी विज्ञानों का केंद्र बेंगलुरु में है, भारतीय वन्य प्राणी संस्थान देहरादून में है, भारतीय वन प्रबंधन संस्थान कहाँ है? भोपाल में है, कोलकाता में नहीं है। और डी ऑप्शन है हिमालयी पर्यावरण एवं विकास का गोविंद बल्लभ पंत संस्थान कहाँ है? अल्मोड़ा में है। और एक चीज और ध्यान रखिए, जो आयोग की बदमाशी है इस समय शुरू हुई है, इन चारों विकल्पों को अलग से भी पूछ सकता है। जैसे वह पूछ सकता है पारिस्थितिकी विज्ञानों का केंद्र निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? तो बेंगलुरु, देहरादून, कोलकाता या अल्मोड़ा। या ऐसे पूछ सकता है कि हिमालयी पर्यावरण का एवं विकास का गोविंद बल्लभ पंत संस्थान कहाँ स्थित है? तो अल्मोड़ा, कोलकाता, देहरादून, बेंगलुरु, ऐसे उदाहरण प्रश्न और ऑप्शन दे करके प्रश्न को पूछ सकता है, ठीक है ना। तो याद रखिएगा भारतीय वन प्रबंधन संस्थान कोलकाता में नहीं है, तो कहाँ स्थित है भारतीय वन प्रबंधन संस्थान? तो यह स्थित है भोपाल में, ठीक है ना। तो इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा, ठीक है। अब चलिए आज के 13वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। आज का हमारा 13वां प्रश्न है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए जिनमें कथन ए और कारण आर कहा गया, ठीक है। तो कथन है मृदा प्रदूषण औद्योगिक प्रदूषण की अपेक्षा अधिक खतरनाक होता है, और कारण आर है उर्वरक तथा कीटनाशक भोजन की श्रृंखला में प्रवेश करते हैं, ठीक है। तो कथन और कारण के बारे में आपको विचार करना है। तो पहला कथन है, फिर से देखते हैं, कथन ए है मृदा प्रदूषण औद्योगिक प्रदूषण की अपेक्षा अधिक खतरनाक होता है, ठीक है। और कारण है उर्वरक तथा कीटनाशक भोजन की श्रृंखला में प्रवेश करते हैं। तो दोनों कथनों में बताइए कौन सा कथन सही है, कारण उसकी व्याख्या करता है कि नहीं करता है, जल्दी से अपने आंसर दीजिए। अब देखिए जो कथन है मृदा प्रदूषण औद्योगिक प्रदूषण की अपेक्षा अधिक खतरनाक होता है, आप भी जानते हैं, बिल्कुल सही कथन है, ठीक है ना। अब दूसरा क्या है? दूसरा है उर्वरक, मतलब कारण क्या है? उर्वरक तथा कीटनाशक भोजन की श्रृंखला में प्रवेश करते हैं। अब एक चीज जान लीजिए, हम लोग इस समय इतना खेतों में इतना कीटनाशकों का प्रयोग किया जा चुका है, इतना खरपतवार नाशियों का प्रयोग किया जा चुका है, जिससे मिट्टी की जो उर्वरता है वो प्रभावित हो रही है। ये क्या करते हैं, कीटनाशक जो होते हैं, ये क्या करते हैं, यह जो है मिट्टी के जो है जैविक गुणों को नष्ट कर देते हैं। किसको नष्ट कर देते हैं? मिट्टी के जैविक गुणों को नष्ट कर देते हैं। और जब जैविक गुणों को नष्ट कर देते हैं तो मिट्टी में रहने वाले जो सूक्ष्म जीव हैं, कौन है? सूक्ष्म जीव और बैक्टीरिया। सूक्ष्म जीव और बैक्टीरिया जो मिट्टी में रहते हैं वह नष्ट हो जाते हैं। सूक्ष्म जीव बैक्टीरिया का जो मिट्टी में मुख्य कार्य है वो क्या है? यही सूक्ष्म जीव व बैक्टीरिया नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदलते हैं, ठीक है। किस में बदलते हैं? नाइट्रेट में बदलते हैं नाइट्रोजन को। तो नाइट्रोजन के परिवर्तन का कार्य करते हैं यही सूक्ष्म जीव बैक्टीरिया। जब ये नष्ट हो जाते हैं तो नाइट्रोजन को नाइट्रेट में नहीं बदला जा सकता, यानी मिट्टी के जैविक गुणों के नष्ट होने से ये सूक्ष्म जीव और बैक्टीरिया नष्ट हो जाते हैं। साथ ही मिट्टी जो है धीरे धीरे अनुर्वर होने लगती है, ठीक है। अनुर्वर होने लगती है मिट्टी, समाप्त होने लगती है उसके उर्वरता का गुण, और ये धीरे धीरे मिट्टी की जल धारण क्षमता को भी कम कर देते हैं। किसको? मिट्टी की जल धारण क्षमता को भी घटा देते हैं, कम कर देते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा ये क्या करते हैं, मिट्टी की जल धारण क्षमता को कम कर देते हैं, यह भी याद रखिएगा, ठीक है ना। और एक चीज और है, वर्तमान में जो कीटनाशक है वो हमारे फूड चेन, किसमें? फूड चेन यानी खाद्य श्रृंखला में भी ये प्रवेश कर गए हैं, और धीरे धीरे वह हमारे भोजन के माध्यम से हमारे शरीर में जा रहे हैं। और ये क्या काम कर रहे हैं? स्वीट पॉइजन का काम कर रहे हैं। किसका? पॉइजन का काम कर रहे हैं, पॉइजन, ठीक है। स्वीट पॉइजन का काम कर रहे हैं कौन? यही जो
कीटनाशक हैं, ये क्या करते हैं, फूड चेन के माध्यम से हमारे भोजन में आ गए हैं और धीरे धीरे हमारे शरीर में आके ये स्वीट पॉइजन या धीमे जहर, मीठे जहर के रूप में हमारे शरीर को नुकसान पहुंचा रहे हैं। इसीलिए आपको, जब आपकी शरीर जो है उसके इम्यून सिस्टम कमजोर हो जाता है और आप बीमार होते हैं, तो एक बीमारी जैसे ही आपको पकड़ती है तो उसके बाद आप लगातार बीमार हो जाते हैं और आपके बीमारियों की श्रृंखला शुरू हो जाती है, क्योंकि यही स्वीट पॉइजन हमारे शरीर में पहुंच रहा है और धीरे धीरे हमारे इम्यूनिटी को या इम्यून सिस्टम को कमजोर कर रहा है। ठीक है, तो इसे याद रखिएगा। देखिए, कथन और कारण दोनों सही है और आर की सही व्याख्या है, तो इसलिए ए ऑप्शन सही है कि मृदा प्रदूषण औद्योगिक प्रदूषण की अपेक्षा अधिक खतरनाक होता है। साथ ही उसका कारण भी सही है और यह उसकी व्याख्या भी करता है कि उर्वरक तथा कीटनाशक भोजन की श्रृंखला में प्रवेश कर गए हैं। ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। आज का हमारा 14वां प्रश्न है, रेडियो धर्मी प्रदूषण से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर कौन सा कथन सही है। आपको बताना है कि रेडियो धर्मी प्रदूषण से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। ठीक है ना, तो देखिए कौन सा कथन सही है। देखिए, रेडियो धर्मी प्रदूषण क्या करता है, यह पशुओं में आनुवंशिक परिवर्तन लाता है। बिल्कुल सही है, रेडियो धर्मी प्रदूषण से क्या होता है, आनुवंशिक परिवर्तन आ सकता है। ठीक है। दूसरा है, यह मृदा में विद्यमान विभिन्न खनिजों को असंतुलित कर देता है। यह मृदा में विद्यमान विभिन्न खनिजों को असंतुलित नहीं कर सकता है। रेडियो धर्मी प्रदूषण क्या करता है, मृदा में विद्यमान विभिन्न खनिजों को असंतुलित नहीं करता है। ठीक है, तो इसे याद रखिएगा। तीसरा है, यह रक्त संचार में व्यवधान पैदा करता है। बिल्कुल, रेडियो धर्मी प्रदूषण से क्या होता है, रक्त संचार में व्यवधान आ सकता है। और चौथा है, यह कैंसर पैदा करता है। आपको पता है कि जो रेडियो धर्मी प्रदूषण होता है उससे कैंसर की बीमारी हो सकती है। ठीक है ना, तो कौन सा ऑप्शन सही है, 1, 3 और 4, सी ऑप्शन सही है। ठीक है ना, सी ऑप्शन सही है। देखिए, रेडियो धर्मी प्रदूषण से क्या क्या हो सकता है, कौन सही है, तो यह पशुओं में आनुवंशिक परिवर्तन लाता है। दूसरा सही है, यह रक्त संचार में व्यवधान पैदा करता है। और तीसरा सही है, यह कैंसर पैदा करता है। ठीक है, जबकि यह मृदा में विद्यमान विभिन्न खनिजों को असंतुलित करता है, यह गलत है। ठीक है, तो इस प्रकार सी ऑप्शन सही है, 1, 3 और 4 सही है, इसे याद रखिएगा। आइए अब चलते हैं, आज का आखिरी प्रश्न देखते हैं। आज का 15वां और आखिरी प्रश्न है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट कहाँ स्थित है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, हर परीक्षा में पूछा जाता है। क्या प्रश्न है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट कहाँ स्थित है। तो ऑप्शन है नई दिल्ली में, ऑप्शन बी है मुंबई में, ऑप्शन सी है कोलकाता में और ऑप्शन डी है तिरुवनंतपुरम में। तो बताइए, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट कहाँ स्थित है, जल्दी से अपने आंसर दीजिए। अब देखिए, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट कहाँ स्थित है, तो यह स्थित है नई दिल्ली में। ठीक है ना, नई दिल्ली में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट स्थित है। और एक खास बात है, इसकी स्थापना कब हुई थी, इसकी स्थापना हुई थी, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी स्थापना हुई थी विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर। किस पर, पर्यावरण विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर। और यह दिवस कब होता है, यह होता है प्रत्येक वर्ष 5 जून को। ठीक है, 5 जून को पर्यावरण दिवस के अवसर पर। ठीक है, अवसर पर यह कब होता है, विश्व पर्यावरण दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, तो यह 5 जून को प्रत्येक वर्ष विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। और यह 5 जून 1980 को विश्व पर्यावरण दिवस, 5 जून 1980 को विश्व पर्यावरण दिवस के दिन इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट की स्थापना की गई थी। ठीक है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट की स्थापना नई दिल्ली में की गई थी। कब की गई थी, विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर 5 जून 1980 को। ठीक है, तो याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कहीं नोट कर लीजिएगा। अगर नोट न कर पाइएगा तो इन तथ्यों की पीडीएफ के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। वहां हम इन तथ्यों की पीडीएफ डाल देंगे। ठीक है, जो पीडीएफ अभी नहीं पहुंची है सब पहुंच जाएगी। थोड़ा स्वास्थ्य ठीक नहीं है, आपको पता है कि मैं कैसे बोल रहा हूँ, गले में बहुत दर्द है, लेकिन चूंकि एग्जाम है और पढ़ाना जरूरी है, इसलिए मैंने आप लोगों के लिए वीडियो बनाई। ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और हाँ, जो लोग कमेंट कर रहे हैं उन सभी का आभार, साधुवाद। आप लोग मेहनत से पढ़ते रहिए, आपकी सफलता ही हमारा इनाम है। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो एक कमेंट और एक वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, साथ ही अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर भी करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नए तथ्यों के साथ। और हाँ, गले को लेकर जो परेशानी है उसके लिए जो आपको एडजस्ट करना पड़ा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप साधुवाद के प्रतीक हैं, आभार आपको। ठीक है, और मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नए तथ्यों के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, मेहनत से पढ़ते रहिए। बहुत बहुत